अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान, उस पर आईएसपीआर का एक बड़ा शदीद रद्द अमल आया है और उन्होंने कहा ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो कश्मीर में मजालिम ये डाल रहे हैं और जो वहाँ पर ये कर रहे हैं उसको ये डाइवर्ट कर सकें। लेकिन दुनिया ने इंडिया का असल चेहरा देख लिया है। ऑफकोर्स ये हम जाहिर है कि सबको पता है कनाडा में किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन किए, पाकिस्तान में उन्होंने किस तरह से लोगों को मारा और कैसे वो अभी भी उन रॉ जो है हमारे मामलात में इन्वॉल्व है। सो ये आर्मी चीफ को जो स्लैम किया है, आई थिंक आज हमारी आईएसपीआर ने, आई थिंक इट डिजर्व्स अपलॉड, बिकॉज बिल्कुल ये एक बिल्कुल ही बेकार किस्म की आर्ग्यूमेंट है जो बार बार ये फोकस करते हैं पाकिस्तान पर, उसको कहते हैं एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। सो दैट सेड, दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी खबर है, वो ये है कि कल मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है। तीसरा राउंड होगा। इसमें पीटीआई जिनको जिनको कहा गया था कि आप लिख कर ले आइए जो चीज़ें आपको चाहिए, जिसमें ऑफ कोर्स पहले बता चुके हैं जुडिशल कमीशन ऑन 9 मई एंड 26 नवंबर, एंड ऑफ कोर्स जो सीरान हैं, जो प्रिजनल जो वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको कहते हैं, उनको छोड़ दिया जाए, जिसमें बानी पीटीआई शामिल हैं। लेकिन इससे बरक्स ऑफ कोर्स अब क्या यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होगा, क्या वो ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये तमाम तर सवालात अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन साथ साथ ऑफ कोर्स हम लेट्स नॉट बी होपलेस, लेकिन ये भी कह दिया गया है कि कल अगर इस पर कोई रद्द अमल इस तरह का नेगेटिव आया हुकूमत की तरफ से तो पीटीआई एंड कर देगी ये टॉक्स, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्टेलमेट। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि इस्लामाबाद रवाना हुए हैं अपनी टीम के साथ, उनको इनविटेशन आया है एक पर्सनल कैपेसिटी में फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन कि वो हलफ बर्दारी में शामिल हों। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना फॉरेन मिनिस्टर हैं, ना किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि पहले भी आर्ग्यूमेंट रही है। चीन जाना था उन्होंने तो उनको प्रोटोकॉल समझ नहीं आ रहा था बिलावल भुट्टो साहब का, लेकिन दिस इन हिज पर्सनल कैपेसिटी इज़ अ बिग डील बिकॉज किसी को और को इन्विटेशन नहीं आया, ना इसाक डार साहब को आया, ना शहबाज शरीफ साहब को आया। तो ये क्या प्राइम मिनिस्टर के कवायद पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने हाँ भी है और वो जाएंगे भी, अमेरिका का दौरा करेंगे और ऑफ कोर्स ही विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, तो दैट इज़ अ बिग डील। साथ साथ ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि एक बड़ा इंडिया सेंट्रिक भी है उनकी फॉरेन पॉलिसी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें वो ले सकते हैं इस पर भी नज़र रखेंगे। ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है, ऑफ कोर्स वो अब तक कॉन्ट्रोवर्शियल ही है और उसका फैसला आना है 17 तारीख को, और ये बार बार कहा जा रहा है फैसला चाहे जो भी आए और इससे मुज़ाकरात जो हैं वो पटरी से नहीं उतरेंगे। लेकिन मुज़ाकरात इससे नहीं पटरी से उतरेंगे, लेकिन इससे पटरी से उतर सकते हैं कि ये अगर कल स्टेलमेट हो गया और कल अगर इन्होंने नहीं माना कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए, और जुडिशल कमीशन की टीओआर्स जो भी हों, जुडिशल कमीशन कितने दिन में काम करेगा, कितने दिन लेगा, इसमें कोई आपने गाइडलाइंस सेट की हैं, बिकॉज हर चीज़ 31 से पहले तो नहीं हो सकती, जो कि पहले एक तलवार सर पर लटक रही है। लेकिन इन दैट केस एक और इंटरेस्टिंग जो आज हैपनिंग हुई है वो ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने एक कस्टम एक्ट के लिए के हवाले से एक केस सामने आया और उन्होंने उनसे उनका जो वकील था जो उसके जो मावनत कर रहा था, जिसने कस्टम एक्ट लॉ को अपील करने की बात की है, उसके लॉयर्स ने कहा कि ये आप नहीं सुन सकते क्योंकि दिस इज़ अबाउट डिफाइनिंग लॉ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कोर्स बीइंग स्मार्ट एज ही इज़, उन्होंने कहा कि वह ठीक है, फिर हम ये भी देख लेते हैं कि क्या वाकई हमारे पास इख्तियार है कि हम आइन की तशरीह कर सकें या उसको रीड कर सकें या उसको समझ सकें। तो 191A के हवाले से ये केस का लग गया है और दोनों तरफ से जो लॉयर्स हैं उनको कहा है कि अपने दलाइल लेकर हाजिर हो जाएं। सो ऑफ कोर्स 26th अमेंडमेंट इज़ पार्ट एंड की एंड पार्सल टू दिस, तो उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ऑफ कोर्स वो देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब कह तो रहे हैं कि इस आज़ादाना शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए और ये धांधली की हुकूमत है, लेकिन फिर भी गफूर हैदरी साहब को जिस तरह से कायमा कमेटी का बराए हाउसिंग का चेयरमैन बना दिया है, तो क्या दूरियां कम हो रही हैं, क्या बढ़ रही हैं? जी, जॉइनिंग अस नाउ इज फैसल वाडा साहब ऑन द ईव ऑफ कोर्स तीसरे जो राउंड हो रहा है, मुज़ाकरात कमेटी हो रही है बिटवीन हुकूमत एंड ऑफ कोर्स इत्तेहादी और पीटीआई। अब हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आना है। आज अलीमा खान साहबा वाडा साहब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपको तो पहले पता होता है कि फैसला क्या आना है, आपकी तो स्क्रिप्ट रिटन होती है। आई नो यू डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू
अ वुमन, लेकिन ये तासुर आम है कि ये फैसला आपको ऑलरेडी पता है कि उनको सज़ा होगी, बट ऑफ कोर्स ही कैन गो टू हाई कोर्ट फॉर अपील एंड ऑल ऑफ दैट। बट आपकी नज़र में फैसला क्या आएगा? एंड ये जो कल मुज़ाकरात होंगे, will they last or will there be a stalemate? क्योंकि अगर ये लोग के कह रहे हैं कि अगर वो नहीं मानते हैं हमारे मुतालबात तो हम ख़त्म कर देंगे मुज़ाकरात, लेकिन टुमारो इज़ गोइंग टू बी द डे वेयर इट विल बी स्टेलमेट, या कोई आगे बढ़ेंगे हम? शुक्रिया शुक्रिया सना साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो एक है अलीमा साहिबा जो हैं वो मेरी बड़ी बहन की जगह हैं, लेकिन उनकी मैं याद दहानी के लिए उनको याद दिला दूं कि ये मैं आज नहीं बोल रहा, या 2.5 साल पहले नहीं बोला। जब उनके भाई ये साइन कर रहे थे 3.5 साल पौने 4 साल पहले, उस वक्त मैं काबीना का वजीर था और उस वक्त मैंने खान साहब को रोका था, और उसकी विटनेस मीडिया है, उसके इंटरव्यूज़ हैं जो आर्काइव से देख लें। प्रोपागेंडा खेलना पीटीआई का काम ज़रूर है और कामयाब भी होते हैं, लेकिन उस प्रोपागेंडे का जवाब देने का मुझे भी तरीका आता है और मैंने भी वहीं से सीखा है। तो मेरे साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा इस चीज़ के अंदर। सो मुझ पे कोई इस चीज़ की कोई एलिगेशन लगाना इज लाइक अ जोक। तो मैं बहुत इज्जत और एहतराम से उनसे कहूँगा कि मेरी 3.5 साल पहले की क्लिप्स भी देख लें, 3.5 साल पौने 4 साल पहले की काबीना की वीडियो भी देख लें, और 3.5 पौने 4 साल मेरे साथ और भी 2 वजीर थे उनकी भी बातें सुन लें, और उनके इंटरव्यूज समेत मेरे भी चैनल्स पे सुन लें, और 2.5 साल से जो मैं कह रहा हूँ वो भी सुन लें, और पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ वो भी सुन लें। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें गलत काम हुआ है। रिवॉल्वर किसी ने दिया, गोली किसी ने डाली, चलाई खान साहब ने है, और बिस भोंडे तरीके से वो एजेंडे का हिस्सा नहीं था, वो एजेंडे में लाया गया। स्पेशल पावर्स जो प्राइम मिनिस्टर की उसके तहत फिर एनवेलप खोला नहीं गया। ये सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, और फिर ओवर एंड अबव कोर्ट के जो 460 बिलियन थे उसके ऊपर ये पैसे आने थे जो पाकिस्तान के पैसे थे, उसमें एडजस्ट किए। तो अगर मैंने आपको 1000 रुपए का फायदा दिया है तो आप मुझे उसके बदले में 100-150 रुपए तो देंगी, ये तो मामला चलता है। और उसमें रेनोवेशन भी घर की हुई हैं और जमीन भी आ गई है और ट्रस्ट के लोग भी चेंज हो गए, तो ये ओपन एंड शट केस है। और सजा तो तारीख बदली जा सकती है, सजा नहीं बदली जा सकती। तो जो चीज़ मैंने 4 साल पहले भांप ली थी और जिस भोंडे तरीके से थी, और मेरे साथ 2 वजीर थे जिन्होंने ये बात की थी और बाकी तो डमीज थे, तो उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और जितने लोग काबीना के अंदर उस दिन हाँ कर रहे थे वो बाद में ऑफ द रिकॉर्ड जाके यही बता के आए जो मैंने खुलेआम सरेआम उस टाइम पे कहा था। इसलिए उन सबकी जान बख्शी गई है। तो ये इसमें कोई 2 राय होनी नहीं चाहिए। अगर बाकियों के वर्ग बढ़ जाते तो शायद सभी बच जाते। तो इसमें तो कोई 2 राय होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो मजाकरात की है वो तो मजाक हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं, तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट, दोनों का हदफ एक है, दोनों जेल में रखना चाहते हैं इमरान खान साहब को। तो गवर्नमेंट चाहती है वो जेल में रहे तो वो गवर्नमेंट चला सके, पीटीआई चाहती है कि वो जेल में रहे इमरान खान साहब, तो उनकी दिहाड़ी लगती रहेगी, वो इख्तियार इस्तेमाल करते रहेंगे, पैसा इस्तेमाल करते रहेंगे। तो मुखलिस तो कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि ये 16 को मुज़ाकरात होंगे, वो दे देंगे, वो कहेंगे 2014 का खोलो, जवाब में आएगा। अब वो कमीशन की बात करेंगे, वो कहेंगे कमीशन के अगेंस्ट 2014 का खोल दो, वो 2014 पे पीटीआई कहेगी अब 2007 का खोलो, 2007 वाले कहेंगे 2002 का खोलो। तो बकवास है। तो अगर बकवास आपने खेलनी है तो आप बकवास खेल लें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो रियल मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? 20 जनवरी के बाद। साहब, रियल मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। अच्छा, रियल मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। कल पेशावर में क्या, कल पेशावर में इफ्तिताह हो गया उन मुज़ाकरात का? देखिए जी, पेशावर के अंदर मेरा तो बड़ा उस पर क्लियर स्टांस है कि जब आप एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और एक कंट्रोल्ड और टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की ज़रूरत भी है, तो दहशतगर्द तो वहाँ आपका अमीन गंडापुर बैठा हुआ था, उधर से उसको भी अरेस्ट करें। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, क्योंकि वो इलेक्टेड सीएम है, तो हम उनको हाथ नहीं डाल सकते। दूसरे जो साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तहत माफ कर दिया जाए। उससे पहले जो वजीर आजम थे वो मुल्क से बाहर चले गए थे, इसलिए उनको माफ कर दिया जाए। उसके पहले जो थे वो एमपीए थे, उसको नहीं डाला जा सकता। कोई एमएनए था, कोई सेनेटर था, कोई चेयरमैन था। तो अगर हमने जमहूरियत का बरहना जनाजा खेलना है तो उसके चीजें भी भुगते हैं आप। ये तो ड्रामेबाजी पाकिस्तान में 75 साल से हो रही है, चलती आ रही है। इस बार हमें रोशनी इसलिए मिल रही है कि इत्तेसाब के अमल के अंदर जो पहली दफा एक ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट के ताकतवर बड़े तगड़े अफसर का इत्तेसाब हुआ है, तो उस हिसाब से हमें अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई और बाकियों तक भी जाएगी और जानी चाहिए। और इसमें किसी को क्रेडिट देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो चीफ के से रह जाता है तो हम उसको दे रहे हैं, और उसका करियर क्योंकि स्पॉटलेस है तो हम कहते हैं ईमानदार है। ना उसके बच्चों ने कोई करप्शन की है, ना उसके बच्चों ने कोई ठेके लिए हैं, ना उसने को लिए हैं, ना उसका कोई एम्बिशन है। उन्होंने चीफ बनना था, वो चीफ बन गए। तो उसके बाद
वो 38 साल उन्होंने जो काम नहीं किया वो अब नहीं करेंगे। तो इसलिए, और एस्टेब्लिशमेंट को बात करने से क्या चाहिए वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ चाहिए हो तो वो कोई देंगे, जब उनको कुछ चाहिए नहीं तो वो देंगे क्यों? अकल नहीं मानती कि आपको कुछ चाहिए नहीं लेकिन मैं देने को तैयार हूं। तो ये सब बेकार का प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा कैंपेन के अंदर बहुत काबिल है तरीके इंसाफ, और चेयरमैन साहब तो नैरेटिव किंग है, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमें भी नैरेटिव का जवाब देना आता है, और नैरेटिव का दलील से देना आता है, तरीके से देना आता है, ना कि हम गवर्नमेंट की तरह नालायक और नाहल नहीं है नैरेटिव बनाने में। अच्छा, ये तो ये अल्लाह तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ सीखी हैं। कल कुछ राउंड हुआ होगा मुज़ाकरात का, कोई ऐसी बात हुई होगी, ठीक है आपको तो कुछ नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए, जरा थोड़ा सा करम कर दीजिए। क्योंकि कल गंडापुर साहब एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया कि हमारे बच्चों से गलती हो गई, तो एक तरह से तस्लीम किया उन्होंने कि 9 मई ये गलती थी, जब इमोशनल हो गए बच्चे, अब आपने उनको सजा दे दी है, अब उनको माफ कर दें, कब तक उनको जेल में रखेंगे। सो वहां तक तो आ गए हैं। सो यू थिंक दिस इज गोइंग समवेयर? नो, देखिए सबसे पहले तो 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फौज ने ड्रामा किया 9 मई को। अब उसके 3 दिन बाद गंडापुर साहब इंटरव्यू देके कहते हैं कि मैं तस्लीम करता हूं, मेरे बच्चे थे, मैं उनको ओन करता हूं, उनसे गलती हो गई, उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, उनको सजाएं दे के जाने दें। तो ये तो एडमिशन है, ये एडमिसिबल कोर्ट के अंदर एविडेंस हो गया है। दूसरी बात उन्होंने की कि मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं उठाया। उमर अयूब साहब का बयान इमोशंस के तहत है, इसका मतलब उन्होंने उनको भी झूठा, जो कि वो हैं झूठे, वो साबित कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जिन्होंने उन पर एहसान किया है पीटीआई पे, 26 तरमीम से लेके कई एहसानात किए, उनको कहा कि उनका वालिद कहता है कि ये फजलुर रहमान साहब मेरी पैसे लेके मुखबरी करते हैं, तो मैं भरोसा नहीं करता, इसलिए पीटीआई भी उन पर भरोसा नहीं करती। तो तीनों बातों का एडमिशन तो हो गया है। अब इस एडमिशन के तहत इस पर ट्रायल होता है, या हम सुनेंगे कि वो सीएम है, क्योंकि जमहूरियत चल रही है मुल्क के अंदर और उसके अंदर वो सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर आप ये खेल खेलते रहे, तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है। तो आप हम क्या, तो जो काम कर रहे हैं जिस वो तरह करते से रहेंगे। जो सार्केज्म है, तो आप वाडा साहब ये जो जमहूरियत बार बार आप सार्केस्टिकली कह रहे हैं, जमहूरियत तो नहीं चल रही है, जाहिर है इट्स अ वन मैन शो, लेकिन आपको लग रहा है कि गंडापुर साहब को फिर वाकई क्या हालात के अंदर डाल देना चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर वो भी बन जाए? देखिए, वक्त हाल वक्त ज़रूरत हमें चीज़ बदलनी चाहिए। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं आप लोगों को बहुत अरसे से कह रहा हूं, हम सबकी बहुत शॉर्ट मेमोरी होगी, आपकी, मेरी, मीडिया की, अदालतों की, इदारों की, लीडरान की, कि हम कैरेक्टर और क्रेडेंशियल्स नहीं देखते कि एक आदमी की पास हिस्ट्री क्या है। अगर उससे पहले डसा है, 2 दफ़ा डसा है, तो तीसरी दफ़ा भी डसेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम शॉर्ट मेमोरी के तहत गाली देते हैं 25 करोड़ लोगों के आगे और पैर पड़ते हैं कमरे के आगे जाके और माफी होती है। ये अब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर ये एक्सेप्टेबिलिटी और ये तर्ज सियासत और ये तर्ज हुकूमत और ये तर्ज जमहूरियत रहेगी, तो जो थोड़ी बहुत लोग रह गए हैं लॉयल्टी के अंदर, सिंसेरिटी के अंदर, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स के साथ, वो इससे ज्यादा भयानक बेईमान बन जाएंगे। सो द चॉइस इज योर्स। जहां तक आप कह रही हैं मैं सरकाज़म में बोल रहा हूं, सार्कास्टिक होकर बोल रहा हूं कि जमहूरियत, तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूं। ये दंगा जमहूरी निजाम एक्सपायर्ड, करप्ट है। अब आप इसमें किसी को नाम दे दें, किसी को कोई पार्लियामानी लीडर बना दे, किसी को सीएम बना दे, किसी को पीएम बना दे। आपने यही तो देखा है इस मुल्क के अंदर, जितनी बड़ी, जितनी गंदी, जितनी गलीज फाइलें होगी, उतने बड़े मरतब में आप जाके बैठेंगे। जब वो कुर्सी से चला जाएगा तो उसके ऊपर केसेस बन जाएंगे। कुर्सी पे बैठा हुआ तो हम सलाम करेंगे, तस्वीरें खिंचा रहे होंगे। जब तक ड्रामा खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत इवॉल्व करके आगे बढ़ नहीं सकती। बट आप ये कह रहे हैं ना, आपने पहले ये कहा है, नहीं आपने पहले ये कहा था वाडा साहब, सॉरी, पहले प्रोग्राम में आपने मेरे साथ ये कहा भी था कि यू केयर फॉर इमरान खान, यू केयर फॉर हिज लाइफ। तो क्या उनकी जिंदगी ज्यादा बनी गाला में महफूज है या अडियाला में? मैंने हाथ जोड़ के कई प्रोग्राम्स में कहा है, जब मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा ऑन शो, ऑन रिकॉर्ड, कि अगर हमें कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो हम उन्हें बदी गाला शिफ्ट कर देंगे। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता है, उसको बदी गाला ना शिफ्ट करना, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसके अपने हवारियों से, उनके अपने रिश्तेदारों से, और हमें उसकी जान अजीज़ है। आप किसी के साथ मुखालफत कर सकते हैं लेकिन किसी की जान से नहीं खेल सकते, और ये मेरा कंसर्न है और बड़ा कंसर्न। और मैं नहीं चाहता कि 45 साल के बाद, जो हमारे पैदा होने से पहले पता था हमें कि भुट्टो साहब की गलत फांसी हुई है, ऐसा खुदा ना खास्ता कोई हम और ऐसा इशू देखें। और इस खित्ते को ना भूलें कि ये बड़ा डेंजरस मुल्क है, यहाँ ऐवान से फांसी पे चढ़ाया गया है और जेल से ऐवान में लाया गया है। तो उस इतने नाजुक मुल्क के अंदर, इतनी नाजुक जमहूरियत के, इतने नाजुक फैसलों के, इतने नाजुक अदालती निज़ाम के अंदर आपको बड़ा केयरफुल फूक फूक के चलना होगा।
तो ये बड़ी क्लैरिटी रखे, जो मैंने आपको आपके शो पे कहा था, उससे पहले कहा है, उसके बाद कहा है, और जो आज कह रहा हूँ और उसके बाद कह रहा हूँ, वो सब जगह पे मैं स्टैंड करता हूँ। तो मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब की करप्शन 2018 से पहले नजर नहीं आई। हालात के नजाकत को समझते हुए आप इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में आप उनको कन्विक्टेड देख रहे हैं, और आप उनको देख रहे हैं कि अपील में जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा द राइट टू, मतलब आपको लग रहा है इट विल कंटिन्यू एंड अपहोल्ड जो द वर्डिक्ट जो होगा? देखिए, आने वाले कई महीने तो उनके लिए बहुत मुश्किलात के हैं, और मैं सजा देख नहीं रहा। मैं 3.5 साल पहले जो बात मैंने उनको काबीना में की, उनके घर जाके की, उसमें सजा होगी, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। दोनों को सजा होगी, दीगरों को भी सजा होनी चाहिए। कुछ मफरूर है, उनके ऊपर कानून अप्लाई नहीं होता, तो मैं तो उसका कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहाँ तक उनकी जान की बात है, मैंने बिल्कुल कहा है, मैं कंसर्न हूँ, और मैंने 2018 से पहले इमरान खान साहब को बेईमान और चोर कभी नहीं देखा, क्योंकि अगर उनको चोरी करनी होती तो वो जब जमायमा साहिबा से अलहदगी कर रहे थे तो लीगली वो करोड़ डॉलर्स ले सकते थे, जो उन्होंने नहीं लिए। लेकिन 2018 के बाद मैंने उनकी जिंदगी में ये जरूर देखा कि 11 बजे उनको पानी कौन सा पीना है, 2 बजे उनको खाना कौन सा खाना है, किस जगह पे उन्होंने किस दरबार में जाना है, किसका एन मीम काफ के साथ फाल निकलेगी तो वो सीएम लग जाएगा, और कोई टीएम लग जाएगा, और कोई बीएम लग जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने देखी। अब रिवॉल्वर किसी ने दिया, गोली किसी ने दी, चलाई तो इमरान खान साहब ने, साइन ऑफ तो इमरान खान साहब ने किया है, जबकि हमें पता है कि उनके हवारी, उनकी बेगम, उनके बच्चों ने ये फायदे उठाए हैं। ठीक है। तो लेकिन इसका आप मुझसे पूछेंगी कि बंदूक, मुझसे कानून पूछेगा, बंदूक सना साहिबा ने दी थी, गोली उसने डाल के दी, चलाई तुमने, तो तुम कैसे बरी जिम्मा हो गए? तो मैं बरी जिम्मा तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं, आपने मफरूर लोगों की बात की, आपने मफरूर लोगों की बात की, लेट मी गेट टू द पॉइंट, क्योंकि मफरूर लोग हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, एक मफरूर हैं। हमाद अजहर हो गए और मुराद सईद हो गए। हमाद अजहर साहब संजानी भी आते हैं, स्वाबी भी आते हैं, लाहौर भी आते हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। मुराद सईद साहब भी कहीं एक अपना एक्सपोजे देते हैं, लेकिन उनको पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। सो ये फेलियर एज अ स्टेट है, फेलियर एज अ गवर्नमेंट है, फेलियर एज अ डेमोक्रेसी है। व्हाट डू यू थिंक, फेलियर क्यों है ये पाकिस्तान के सिस्टम का फेलियर है, ये पाकिस्तान का फेलियर है। हमाद अजहर साहब की जहाँ तक आपने बात की, क्योंकि लीगली वो दूसरी बेगम को नहीं अपना सके, इतने कमज़ोर आदमी से मैं क्या बात करूं, तो मैं तो आपको ऐसे भगौड़ों की कोई बात नहीं करता। जहाँ तक मुराद सईद की बात है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, लेकिन वो तोता है, अगर वो हाथ आ गया तो कई लोगों के लिए फांसी का फंदा खड़ा हो जाएगा। अरशद शरीफ का केस ओपन एंड शट केस की तरह, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो लोग मुल्क से बाहर चले गए, वो अरेंजमेंट के तहत गए थे, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे फैज भाई का था, उन्होंने फैज़याब किया, फैजू भाई ने उनको जाने दिया, और इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप अगर टाइमिंग डेट्स निकालें तो वो मौजूद थे अपनी कुर्सी पे, उनकी मर्जी से लोग जा रहे थे। तो जुल्फी बुखारी साहब की बात करें आप, उनके साथ शामिल थे। अच्छा, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट जुल्फी बुखारी के लिए तो मैं इसलिए कोई बात नहीं करता, जुल्फी बुखारी के लिए मैं इसलिए कोई बात नहीं करता कि वो मेरा दोस्त है, और मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ कि कोई अगर मुश्किल में हो या किसी ने अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस में गलती की हो तो मैं एडमिट ना करूं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस मोटे सांड की बात कर रहा हूं जो माल लेके यहाँ से भाग गया भगौड़ा। शहबाज गिल, शहजाद अकबर, शहबाज गिल या शहबाज गिल मोटा है, शहबाज गिल जो है ना वो मोटा है, शहजाद अकबर वो भैंस की तरह है। शहजाद तो मैं शहबाज गिल की बात भी नहीं कर रहा सर, ऐसे ना बिगाड़े लोगों को। शहजाद अकबर की बात करें, मोटे को पतला कहूं क्या और पतले को मोटा कहूं? अकबर की बात करें, अच्छा बता देना शहजाद अकबर की बात। अगर नहीं, बस मैंने तो जितनी बात करनी होती है, कुछ चीजें मैं इसलिए नहीं करता कि मेरा मूड और मेरी जबान खराब हो जाएगी। तो आई हैड ग्रेट कॉफी, तो मुझे टेस्ट खराब नहीं करना। चले, आई एम आल्सो हैविंग ग्रेट कॉफी और मेरा मुंह भी जल गया। लेकिन ये बताइएगा कि बहुत अच्छी आपकी जो क्वालिटीज है वो आपने जो गिनवाई थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज अ ग्रेट पर्सन, और आप उनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे। लगता है कुछ असर हुआ है, क्योंकि नाउ ही इज बीन इनवाइटेड ऑन दी, जैसे हलफ बर्दारी होगी डोनाल्ड ट्रंप की, वो यूएस में पर्सनल कैपेसिटी में इनवाइटेड है। और ये गवर्नमेंट का फेलियर है अगेन कि ना आपके फॉरेन मिनिस्टर जो कि नायब वजीर आजम भी हैं, ना वजीर आजम को इन्विटेशन आई है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पर्सनल कैपेसिटी में आई है। हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग? उनके कवायद जो है प्राइम मिनिस्टर पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, बिलावल साहब डिज़र्व करते हैं, उनको बुलाया गया है, उनको जाना चाहिए, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। हम सब दुआगो हैं, मुबारकबाद उनको देते हैं। बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नंबर वन। नंबर टू ये कि थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, लेट्स गिव इट टाइम। जो आप कह रही हैं, जो फेलियर्स गिना रही हैं, उन फेलियर्स के अंदर अभी 2-3 दिन और हैं,
उसको भी देख लेते हैं, फिर हम अगले शो पे इस पे तजिया कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो ट्रम्प कार्ड दोनों गवर्नमेंट और पीटीआई लेके बैठी हुई है, पीटीआई के अंदर मुझे पीटीआई के लिए मायूसी नज़र आ रही है, और शायद बहुत जल्द नज़र आ रही है। और आपने वो लॉबी करने के बाद जो समुंदर आ रहा था एहतजाज का, और उन चीज़ों के चैंपियन सामने आए थे, वो भी थम गया है। तो बहुत कुछ चेंज भी हो रहा है, और पाकिस्तान को मैं एक प्रोमिनेंट बहुत रेलेवेंट पोजीशन पे देख रहा हूँ। 2025 पाकिस्तान का टेक ऑफ का साल है, इंशाल्लाह आप देखेंगी। और अगर फिगर हेड शहबाज शरीफ साहब हैं एज प्राइम मिनिस्टर, तो अगर हमें पाकिस्तान के अंदर एक वाइब्रेंट और एक अच्छा प्लेयर टीम का लीड करता हुआ, जैसे रोनाल्डो फुटबॉल में करता है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है वो, तो मैं क्लियर भी करता चलूँ, तो रोनाल्डो का टैक्टिक्स प्ले करते हुए पाकिस्तान की तरफ से अगर आर्मी चीफ कामयाबियां पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं, तो उसका क्रेडिट सबको मिलता है। अगर शहबाज शरीफ भी उसका क्रेडिट स्मार्टली लेते हैं और वो गलती नहीं करते जो इमरान खान और नवाज शरीफ साहब ने की, कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी रोक दो, नहीं कर रहा तो भी रोक दो और टांग अड़ा दो। तो शहबाज साहब रहेंगे प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट फॉर द 5 इयर्स, कंप्लीट करेंगे अपने टर्म शहबाज शरीफ साहब। 45 years नहीं, अपनी 5 साल मुद्दत सर। Are you saying 45 years? No, sir, I'm saying 5 years. Why would I say 45 years? मुझे आप अगले 5 अगर आप मुझे कहें कि 1045 पे भी चीज चेंज हो सकती है, तो मैं कहूंगा कि मैं 100% अग्री करता हूँ। ये मुल्क की अंदर अगला 15 मिनट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और जहां तक मेरी प्रेडिक्शन की बात है, मैं वो इसी प्रेडिक्शन पे रहूंगा। बिलावल क्या इस हुकूमत में बनेगा प्राइम मिनिस्टर, या किसी और के साथ तो हाथ मिलाना पड़ेगा? देखिए जी, मैं तो उनके लिए भी दुआ करूँ, मैं आप दुआ अपने लिए दुआ करूँ, मैं सबके लिए। व्हाई नॉट? अच्छा, शेरवानी मैं भी सिलवा लूं, ठीक है, मैं भी शेरवानी सिलवा लेती हूँ। थैंक यू वाडा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त हम जरूर ये वाडा साहब की आपने पेशन गोइयां सुन ली, ऑफ कोर्स उसके साथ साथ हम जाहिर है और चीज़ों पर जरूरी है हमें ज्वाइन करें हम कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले आपसे जाहिर है, क्योंकि एज अ लॉयर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज एक केस जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने आया, ये कस्टम एक्ट का, जिसके ऊपर उन्हें 191A जो एक सवाल है कि क्या वाकई क्या ये राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कि वो शायद उसको रीड कर सके आइन को, और उन्होंने दोनों के दलाइल कल मांग लिए हैं। ये 26th अमेंडमेंट जो है, इसमें बड़ा पार्ट एंड पार्सल है ये, इसको आप कैसे देखते हैं? मुर्तज़ा साहब, बराए मेहरबानी होल्ड। कामरान मुर्तज़ा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करेंगे उस दोबारा का राब्ता बहाल हो जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब से ज़ाहिर सवाल ये है कि आज मौलाना गफूर हैदरी साहब भी कायमा कमेटी बराए हाउसिंग के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, तो क्या जो दूरियां थी हुकूमत और JYF के दरमियान क्या वो कम हो गई हैं? कामरान मुर्तज़ा साहब से हमने ये भी जानना है, जो 191A का केस कल लगा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसको सुनेंगे, तो इसके बाद 26 अमेंडमेंट पे क्या असरात पड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स दैट रिमेन्स टू बी सीन, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू रिकनेक्ट with him as soon as we have Kamran Murtaza साहब online. We will give you more, but I can only tell you कि ये जो एक 26th अमेंडमेंट का केस किसके आगे लगना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे लगना था, या फिर हमने इसको देखना था कि सुप्रीम कोर्ट का लाजब बेंच इसको सुनेगा, इस पर भी ज़ाहिर मुतज़ाद राय पाई जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अगर सुनना है, तो अब तक तो हम सिविलियन ट्रायल कोर्ट्स पे क्या वो हो सकते हैं नहीं, जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको कलअदम करार देने की वो जो दलाइल भी ख्वाजा हारिस साहब के वो कुछ बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहे। लेकिन अभी ज़ाहिर है ऑफ कोर्स द 7th डे टुडे, और अभी भी वो दलाइल जारी हैं, उनको ख़त्म होते हुए कितना टाइम लगेगा, फिर दूसरी पार्टी भी अपने दलाइल सामने रखेगी। ऑफ कोर्स दैट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। 26th अमेंडमेंट के हवाले से ये जो 191A में ये जो अब कल केस कॉल किया है और दोनों वकला को कहा है कि अपने अपने दलाइल लेकर पेश हों, ये 26वीं तरमीम पर किस तरह से मुतासर हो सकते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोड्यूसर साहब, आर वी गोइंग टू गेट कामरान मुर्तज़ा साहब और आर वी नॉट गोइंग टू गेट हिम? और ऑफ कोर्स ज़रूरी बात ये भी कि बिलावल साहब जो हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में इनवाइटेड हैं ऑफ कोर्स। जी, इस वक्त हमें कामरान मुर्तज़ा साहब तो नहीं मिल रहे, लेकिन हमें रशीद साफ़ी साहब ने ज्वाइन किया। रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रशीद साफ़ी साहब, ये खबर हमी ने ब्रेक की, वैसे मैंने ब्रेक की क्योंकि बिलावल जरदारी साहब हैज़ बीन कॉल्ड इन
ट्रंप के जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें वो जाएंगे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हामी भी भर ली है। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो डिनर्स करते रहे हैं, बीबी साहिबा और जरदारी साहब उनको पर्सनल कैपेसिटी में जानते हैं। और हमारी ये इनविटेशन ऑन अ स्टेट लेवल ना आना प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ऑल्सो फॉरेन मिनिस्टर उनके लिए ना आना, इसको आप कैसे देखते हैं? टेक्निकल प्रॉब्लम्स, एंड मुझे बोलते बोलते मेरा मुंह भी सूख जाता है, बट ऑफ कोर्स ज़रूरी है कि हम ये बात करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैज़ बीन इनवाइटेड, और उसके अलावा एज अ स्टेट अभी तक कोई इन्विटेशन नहीं आया है, ना शहबाज शरीफ साहब को आया है, ना फॉरेन मिनिस्टर जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं उनको नहीं आया है। और ऑफ कोर्स आज इंडिया ने इस तरह से डैमनिंग किस्म के जो एलिगेशंस लगाई हैं उसका ISPR ने भरपूर जवाब दिया है। ये तमाम तर बातें हो गई हैं। कल तीसरा दौर है मुज़ाकरात का, जो इसको कभी कोई मुज़ाकरात कह रहा है। वाडा साहब हैज़ थ्रोन दीज मुज़ाकरात आउट ऑफ द विंडो। वो कह रहे हैं जो मुज़ाकरात होने हैं वो 20 तारीख के बाद होने हैं। 20 तारीख के बाद किसके दरमियान होने हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और ऑफ कोर्स वो जमहूरियत में बार बार वो यही कह रहे हैं कि जो जमहूरियत चल रही है उसमें तो CM साहब भी नहीं होने चाहिए। लेकिन इन एनी केस हम बात करते हैं रशीद साफ़ी साहब से। रशीद साफ़ी साहब, सॉरी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैज़ बीन इनवाइटेड एंड हमारी स्टेट लेवल पे कोई इनविटेशन नहीं आई है। आप इसको कैसे देख रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि बिलावल के लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और हमारी स्टेट के लिए ये कुछ सुबकी का बायस बनेगी? शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपको बहुत मुबारक हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को संदेशा मिल गया बुलाकर, और इसकी कुछ कीमत भी शायद पाकिस्तान की रियासत को चुकानी पड़े। आप एक जो उनका दौरा है उसका तो तस्करा हो रहा है आज मीडिया में, लेकिन जो दूसरा दौरा मुसलसल डिले होता जा रहा है पीपल्स पार्टी की वजह से, चाइना का, तो वो वहाँ पे बीजिंग इन वाकयात को और इन हालात को बहुत करीब से देख रहा है। और बीजिंग मुसलसल इस्लामाबाद से पूछ रहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब कैसी है और उन्हें कब तशरीफ लाना है। तो वहाँ पे यहाँ से तारीख पे तारीख दी जा रही है, और अभी जो बिलावल साहब को जो इनविटेशन मौसूल हुआ है तो इसको भी बीजिंग यकीनी तौर पर एक दूसरे अंदाज से देखेगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये बात तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का एक सियासी लीडर और पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा अमरीकी सदर के हल्फ बर्दारी में तशरीफ लेके जा रहे, लेकिन इसका जो है पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स में भी इसका माइंड किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। और जो हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो ममालिक है, स्पेशली चीन, भी इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करेगा। अब हमने ये देखना है कि फरवरी में गालिबन जरदारी साहब जब तशरीफ लेके जाएंगे और सदर शी जिनपिंग से जब उनकी मुलाकात होगी तो इस दौरे के हवाले से ज़रूर बात होगी। और दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चीन भी जाना चाहते हैं, और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और चीनी दफ्तर खारजा उनके स्टेट प्रोटोकॉल के हवाले से गालिबन आपके प्रोग्राम में हमने कुछ मुद्दत पहले भी डिस्कस किया था कि काफ़ी उनको परेशानी है कि आसिफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को स्टेट प्रोटोकॉल में किस तरह एडजस्ट किया जाए। और मरियम नवाज शरीफ क्योंकि होकर आ गई और इतना प्रोटोकॉल उनको मिल गया तो जाहिर है कि फिर ऑफ कोर्स कंपैरिजन तो उससे होगा जी। ये और उनको मुसलसल जो है मरियम नवाज साहिबा को तो अब अजरबैजान जाने के दावतनामा मौसूल हो चुका है, तो उस लेवल तक तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को रिसीव किया जाएगा चाइना में। लेकिन सदर शी जिनपिंग के साथ जो जरदारी साहब की मुलाकात में तवक्का है उसमें उनकी एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। तो अब जब उन्होंने अमेरिका जाना है तो अब अमेरिका वापसी और सदर ट्रम्प के दफ्तर बैठने के बाद जब उनका पहली जो कोई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, स्पेशली साउथ एशिया और पाकिस्तान के हवाले से जब उनकी जो पॉलिसी जब हमें नज़र आएगी तो उसके बाद हम कह सकेंगे कि इस दौरे का पाकिस्तान को फायदा हुआ है या खुदा न खासा हमें नुकसान हुआ है। लेकिन आपको लग रहा है कि उनको इजाजत मिल जाएगी? वैसे तो उन्होंने हामी भर ली है, तो आपको लग रहा है कि ये हामी भर ली जाएगी कि चले जाइए आप, क्योंकि आपको पता है कि उनकी एक इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, बहुत वाजे तौर पर वो बात कर रहे हैं।
तो आपको पता है उनके जो यूएस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बिलावल इसमें कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, एंड इट्स वर्थ सेंडिंग बिलावल एट दिस पॉइंट इन टाइम टू मे बी जस्ट हैव ट्रम्प ऑन आवर साइड इन सम वे? जी साफी साहब। ये साफी साहब, आप मुझे ये बता दें, ये सुबकी का बायस जो बनेगा हमारी स्टेट के लिए, वो सुबकी काफी होगी या बिलावल साहब को इजाजत मिल जाएगी कि जाइए, आप चले जाइए उनकी हलफबरदारी में, या रुकावट डाली जाएगी? सना, जितना अभी तक हमारे सामने जितनी मालूमात आई है उसके मुताबिक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शायद पर्सनल कैपेसिटी में उनको Donald Trump was to bring good news for इमरान खान और पीटीआई, लेकिन लग तो ये रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी गुड बुक्स में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कर सकते हैं एज बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान उनकी हलफबरदारी की तकरीब में? क्या जो इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है उस पर मुतासर हो सकते हैं? क्या कोई और पेशकदमी इस तरह से हो सकती है? और क्या नून लीग को वाकई अब यह एहसास होगा कि काश बिलावल काबीना का हिस्सा होते और फॉरेन मिनिस्टर होते, क्योंकि ये अब एक बड़ा एजाज़ है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इन अ पर्सनल कैपेसिटी मिला है। थैंक यू वॉचिंग टुडेज प्रोग्राम। वी विल सी यू टुमारो।